हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा। इससे पहले का लेक्चर मैं प्ले लिस्ट में दे चुका हूं, जहां पे जाके आप लोग देख लेंगे। मैं आप लोगों को ब्रिज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके पढ़ाता हूं, जिसमें सबसे पहले मैं वो सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर करता हूं जो आप लोगों को 11वीं क्लास में पढ़नी थी। आप लोगों ने पढ़ा सही से समझ नहीं पाए, या अब आप लोग भूल चुके हैं, और इसका इस्तेमाल यहाँ पे होनी है ताकि आप लोगों की यहाँ पर की हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। और साथ साथ मैं इसी से रिलेटेड रेडीमेड नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। इसको पढ़ने के बाद आप लोग नोट जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। मैं यहाँ पे सिर्फ समझाता हूं और वहां पे नोट्स आप लोग देख लेंगे तो पूरी बात अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगी और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों को वेपर प्रेशर और रॉस लॉ के बारे में डिटेल में बता चुका हूं। ये हमारे रॉस बाबा हैं, जिन्होंने एक लॉ को एस्टेब्लिश किया था कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है जो बाइनरी है, उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसकी जो टोटल प्रेशर होगी पी टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो होगी हमारी पी टोटल इक्वल टू काई पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। मतलब रॉस ने क्या कहा था कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन की जो होती है वो सम होती है उसके पार्शियल प्रेशर, जितने भी कंपोनेंट है उसके पार्शियल प्रेशर की। अब हुआ क्या बच्चों, रॉस ने ये बात तो कह दिया, रॉस ने ये बात को कहा और एस्टेब्लिश भी कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब अप्लाई करने की बारी आई कि क्या रॉस ने जो बातें कही थी वो सभी सॉल्यूशन में सभी जगह अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो जब देखा गया एक्सपेरिमेंट करके तो 2 ग्रुप बन गया। एक रॉस बाबा हैं, उनके मानने वाले, मतलब के उनके बात को मानने वाले, उनका जो फॉर्मूला था उनको फॉलो करने वालों के ग्रुप। दूसरा रॉस बाबा की अपोज करने वाले ग्रुप, रॉस बाबा की रोता हुआ नालायक ग्रुप जो रॉस को फॉलो नहीं किया, एक हंसता हुआ जो रॉस बाबा को फॉलो करने वाला ग्रुप। मतलब एक वैसा सॉल्यूशन का ग्रुप जो रॉस लॉ को फॉलो करने वाला खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ ग्रुप, और दूसरा हमारा रोता हुआ ग्रुप, नालायक ग्रुप। तो इस तरह से रॉस बाबा के हिसाब से 2 तरह का सॉल्यूशन बन जाता है। एक वो ग्रुप सॉल्यूशन का जो रॉस लॉ को फॉलो नहीं करता है, एक वो ग्रुप सॉल्यूशन का जो रॉस लॉ को फॉलो करता है। तो वैसा सॉल्यूशन जो रॉस लॉ को फॉलो करता है उसे बोला गया आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉस लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे बोला गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये बातें बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुकी है कि 2 तरह के सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। एक टाइप जो रॉस लॉ को फॉलो किया उसे बोला गया आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा टाइप जो रॉस लॉ को फॉलो नहीं किया उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मतलब वैसा सॉल्यूशन जो रॉस लॉ को फॉलो करता हो ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज रॉस लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहां पे एक बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये बात आमतौर पे YouTube में नहीं दी हुई है,
ना ही बुक में मेंशन की हुई है। इसलिए जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में बात आ जाएगी तो कमेंट्स में जरूर लिखना, ना आती है तो भी लिखना, ताकि मैं मॉडिफाइड करके और भी अच्छी तरीके से समझा सकूं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बात आ रही है कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, रॉल्स लॉ को मानता है। इसका मतलब क्या है? रॉल्स लॉ को मानने का मतलब क्या है? इसको समझने के लिए मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाता हूं जो दो कंपोनेंट की है। एक कंपोनेंट ए जिसकी मोल फ्रैक्शन काई ए और प्योरेस्ट फॉर्म की वेपर प्रेशर पी नॉट ए। दूसरा कंपोनेंट जो बी है, लिक्विड बी है, जिसका मोल फ्रैक्शन काई बी और इसकी वेपर प्रेशर पी नॉट बी। जब इन दोनों सॉल्यूशन को, इन दोनों कंपोनेंट को मिलाकर मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूं, तो अब उसके अंदर मोल फ्रैक्शन काई ए और काई बी होगी और इसी तरह से इसकी पार्शियल प्रेशर पी ए और पी बी होगी और टोटल प्रेशर पी सॉल्यूशन होगी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो सॉल्यूशन बन गया मेरे पास, ये जो सॉल्यूशन मैंने दो कंपोनेंट से बनाया, एक के अंदर इसकी मोल फ्रैक्शन काई ए और प्योरेस्ट फॉर्म पी नॉट है, दूसरे कंपोनेंट के अंदर मोल फ्रैक्शन काई बी और उसके वजह का जो वेपर प्रेशर है पी नॉट बी। इन सॉल्यूशन का मैं एक, इन कंपोनेंट का मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूं और इन सॉल्यूशन को मैं लाइव में ले जाता हूं। कहां ले जाता हूं? लाइव में ले जाता हूं। और लाइव में ले जाने के बाद मैं इसका वेपर प्रेशर मेजर करता हूं। क्या करता हूं? वेपर प्रेशर मेजर करता हूं। जब वेपर प्रेशर में मेजर किया तो ये देखता हूं एक्सपेरिमेंटली, भाई लाइव में ले गया मैं इस सॉल्यूशन को। लाइव में ले जाने के बाद एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर में मेजर करता हूं, तो मान लिया कि इसकी वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर जो पहले मैं बना चुका हूं 10 बार आई है। मैं लाइव में ले जाकर इसकी वेपर प्रेशर मेजर करता हूं, क्या आती है वैल्यू? एज्यूम कर लिया कि 10 बार आई है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जो कंपोनेंट दो लिया था मैंने जिससे मैं सॉल्यूशन बनाया, उन्हीं कंपोनेंट का पी नॉट ए काई ए, पी नॉट बी काई बी, सभी की वैल्यू को पुट करके मैं रॉल्स लॉ में अगर अप्लाई कर दूं, मैं क्या कर दूं? रॉल्स लॉ में अप्लाई कर दूं। अप्लाई करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 10 बार ही आती है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन हमारी है वो रॉल्स लॉ को ओबे करता है। क्या बोलेंगे हम? ये जो सॉल्यूशन हमारी है रॉल्स लॉ को ओबे करता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू भी वही आई है जो फॉर्मूला में पुट करने के बाद वैल्यू आई है। मतलब के सॉरी, पी टोटल बाई एक्सपेरिमेंट और पी टोटल बाई फॉर्मूला दोनों वैल्यू सेम है। इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ऐसी को बोलते हैं कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो अब ये बातें तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई कि रॉल्स लॉ को फॉलो करने का सेंस क्या है, मतलब क्या है। मतलब कि वो सॉल्यूशन जिसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इक्वल हो जाए, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय फॉर्मूला, रॉल्स लॉ के फॉर्मूला में पुट करके जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू वहां पे आती है वही वैल्यू अगर सेम एक्सपेरिमेंट करके आती है तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा साहब, अब बात यह आती है कि आखिर इस तरह के सॉल्यूशन में जो आइडियल है, कौन सी ऐसी बात है, क्या इसके अंदर हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिस वजह कर फॉर्मूला में भी वही डाटा, फॉर्मूला से भी वही डेटा और एक्सपेरिमेंटल भी वही डेटा। तो बहुत रिसर्च करने के बाद जो मेन रीजन समझ में आती है वो ये है कि अगर मैं इसको
मोलिकुलर लेवल पे स्टडी किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है, ये देखा गया है कि जो कंपोनेंट ए है उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो कंपोनेंट ए है उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उसके बीच जो बॉन्ड है, उसके बीच जो अट्रैक्शन है, कंपोनेंट ए के बीच जो मोलिकुलर फोर्स है उसकी वैल्यू कंपोनेंट बी के बीच होगी और सेम वैल्यू कंपोनेंट ए बी के बीच की वैल्यू होगी। मतलब कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो कंपोनेंट ए की है वही सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट बी की है, वही सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट सॉल्यूशन की भी है। मतलब कि कंपोनेंट ए बी की है, ए बी के बीच में भी वही इंटरमोलिकुलर फोर्स जो ए के बीच में है, वही इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बी के बीच में है। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स सभी कंपोनेंट की इक्वल हो जाए, उसके सॉल्यूशन की जो उस कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को आइडियल बोला गया। और वही आइडियल सॉल्यूशन की मेन रीजन थी। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करेगा वो आइडियल होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए रॉल्स लॉ को ओबे करना जरूरी है। मतलब जो रॉल्स लॉ की ग्राफ है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या सिर्फ वेपर प्रेशर से ही रॉल्स लॉ के ओबे करने वाली बात खत्म हो जाती है? क्या आगे भी कोई बात है? भाई, रॉल्स लॉ में सिर्फ वेपर प्रेशर का ही रोल है कि वेपर प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटल है, अगरचे वही वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के फार्मूला में पुट करके निकाला जाए, अगर दोनों इक्वल हो जाएगी तो हमारी रॉल्स लॉ को ओबे कर जाएगी और ये सॉल्यूशन हमारी आइडियल हो जाएगी। क्या इतनी ही बात है? नहीं। जब हम लोग और स्टडी करते हैं और देखते हैं तो दो प्रॉपर्टी इस तरह की सॉल्यूशन, मतलब के आइडियल सॉल्यूशन की दो फर्दर प्रॉपर्टी और भी देखने को मिलती है। पहली प्रॉपर्टी जो है इसे बोलते हैं चेंज ऑफ इंथैल्पी। चेंज इंथैल्पी की है सॉल्यूशन की, वो जीरो होती है। और चेंज ऑफ वॉल्यूम की जो चेंज है सॉल्यूशन की, उसकी भी वैल्यू जीरो होती है। मतलब के वेपर प्रेशर के अलावा दो प्रॉपर्टी और भी होनी चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन आइडियल है, अदरवाइज आइडियल नहीं बोलते हैं। ये देख लेते हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू जीरो कैसे होता है? भाई, जब हम दो कंपोनेंट मिलाते हैं और उसके वजह का जो सॉल्यूशन बनती है, तो सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो जीरो कैसे होती है? जिसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या किया, कंपोनेंट ए, लिक्विड ए मैं ले लिया, जिसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ब्रेकअप करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो बाहर से एनर्जी को हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे ए को जब मैं तोड़ूंगा तो बाहर से एनर्जी जो पड़ेगी, जरूरत एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी, मान लिया कि 10 जूल है। इसी तरह से मान लो बी के बीच जो हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ब्रेकअप करने में भी एनर्जी 10 जूल ही लगेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बिल्कुल इसके इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप ए को तोड़ रहे हैं तो 2a बनता है। कितना बनता है? 2a बनता है, एक नहीं बनता, 2 बनता है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो बी को तोड़िएगा तो 2b बनेगा। अब जो सॉल्यूशन की तरफ आप आएंगे तो सॉल्यूशन में ए बी, इसी तरह से दूसरा का ए बी, मतलब कि दो मोलिक्यूल ए बी का बन जाएगा। तो जब दो कंपोनेंट मिल करके प्रोडक्ट बनाता है, बॉन्ड बनाता है, तो उस सिचुएशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहां पे दो मोलिक्यूल ए बी बनने की वजह कर भी 20 जूल ही एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ए बी बनने से 10 जूल एनर्जी की रिलीज होती है। इसी तरह से दूसरा भी जब ए बी बनेगा
तो उससे भी 10 जूल ही एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि सभी की बॉन्ड लेंथ बिल्कुल इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी निकल रही है, वो 20 जूल है, और जो एनर्जी की जरूरत है प्रोडक्ट रिएक्टर में बॉन्ड को तोड़ने में, वो भी टोटल 20 जूल ही है। हर एक में 10 जूल है। इसलिए अगर ये देखोगे तो जितना हीट की रिक्वायर्ड है उतनी ही हीट रिलीज भी हो रही है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन या डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर शुड बी 0। लोग डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0 को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि वॉल्यूम मिक्सर के वो भी 0 कैसा होता है, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड ए ले लेते हैं और उसके बीच जो ए है उसके बीच जो डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, मतलब कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी। सेम वॉल्यूम बी के बीच भी होगी। भाई जो वॉल्यूम मतलब जो डिस्टेंस ए के बीच होगी वही डिस्टेंस हो बी के बीच भी होगी, क्योंकि दोनों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम ही है। तो इसलिए जो डिस्टेंस मतलब कि जो वॉल्यूम ए के बीच है, भाई डिस्टेंस को तो वॉल्यूम बोलेंगे। मान लो हमारा ए है तो इतना जो डिस्टेंस है इसकी जो डिस्टेंस है, इतना जो एरिया है, इसी को तो वॉल्यूम बोलेंगे। वही एरिया तो बी के बीच भी तो होगी, वही एरिया तो बी के बीच भी होगी। मतलब कि जो एरिया है, जो वॉल्यूम है ए के बीच इक्वल होगी बी के बीच। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी को मिला देते हैं। जब ए बी को मिलाएंगे तो प्रोडक्ट के साइड में, सॉल्यूशन के साइड में 2 मोलिक्यूल ए बी की बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 2 मोलिक्यूल। तो मान लो अगर के ए के अंदर वॉल्यूम हमारी 10 ml है और बी की वॉल्यूम हमारी 10 ml है, तो टोटल कंपोनेंट की वॉल्यूम 20 ml हो गई। सॉल्यूशन के साइड में ए बी के बीच वॉल्यूम मान लो 10 ml है और दूसरी मोलिक्यूल ए बी के बीच भी वॉल्यूम 10 ml ही है। तो यहां पे भी तो ऐड करने के बाद 20 ml ही वॉल्यूम तो हो गई। इसलिए जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम हुई वो बिल्कुल इक्वल किसकी हो गई? रिएक्टेंट के, मतलब के कंपोनेंट के सम की वॉल्यूम हो जाती है। इस वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसीलिए कह सकते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। पहले तो मैंने बताया कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, ओबे कैसे करता है, इसका क्या सेंस है, मैं बिल्कुल बता चुका हूं कि आप उसकी वेपर प्रेशर को, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कीजिए, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कीजिए और फिर उसी को फॉर्मूला में अप्लाई करके कैलकुलेट कीजिए। अगर कि दोनों की वेपर प्रेशर इक्वल होती है तो उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टी को अलग से स्टडी करके देख लिया कि डेल्टा एच शुड बी 0 हुई कि नहीं हुई, और हुई तो कैसे हुई, और डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0 हुई कि नहीं हुई, और हुई तो कैसे हुई। तो इन 3 चीज को जो सॉल्यूशन ओबे करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। आमतौर पर आइडियल सॉल्यूशन नेचर में बहुत रेयर होता है, ना के बराबर होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी कुछ सॉल्यूशन हमारा आइडियल होता है। अब आइडियल सॉल्यूशन को पकड़ने का बहुत आसान तरीका है। 2 कंपोनेंट लीजिए और दोनों के बीच 2 कंपोनेंट लीजिए, अगर जो दोनों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम या लगभग सेम तो नहीं होगा, लगभग सेम है, अगर है नेचर दोनों का सेम है, दोनों का इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है, तो दोनों कंपोनेंट मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा ही बनाएगा। बहुत रेयर होता है, फिर भी कुछ एग्जाम्पल है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए आप जा करके एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, दूसरा दे सकते हैं आप नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन के बीच आइडियल सॉल्यूशन बनता है। दोनों जब मिल जाएगा तो आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि दोनों हमारा अल्केन है, बस एक कार्बन का फर्क है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो आपके लिए है वो हो सकता है हमारा बेंजीन और टॉलिन। बेंजीन और टॉलिन मिलने के बाद भी आइडियल सॉल्यूशन बनता है,
क्योंकि दोनों के अंदर बेंजीन रिंग है, सिर्फ एक जगह मिथाइल ग्रुप लगी हुई है तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बेंजीन और टोलिन। दूसरा मैंने बताया आपको नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। तीसरा जो पेयर आप बोल सकते हैं ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह ब्रोमीन है, एक जगह क्लोरीन है। दोनों कंपाउंड लगभग सेम है, दोनों कंपोनेंट लगभग सेम है। इसलिए इसके भी पेयर को, इसके भी मिक्सचर को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन तभी होगा जब दो कंपोनेंट एक ही तरह की लगभग हो, एक तरह की हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दोनों में सेम हो। एग्जाम्पल मैंने क्या बता दिया, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। दूसरा मैंने बताया आपको बेंजीन एंड टोलिन। तीसरा मैंने बताया आपको ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो इससे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल बोलते हैं जो रॉस लॉ को ओबे नहीं करता है। मतलब आइडियल का जस्ट उल्टा, वैसा सॉल्यूशन जो रॉस लॉ को ओबे नहीं करता हो ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली मेजर करूं लैब में, उसकी को वैल्यू आएगी। और अगर के उसी सॉल्यूशन का मैं बाय फॉर्मूला, रॉस लॉ के फॉर्मूला से मेजर करूं, दोनों की वैल्यू अगर अलग अलग हो जाए, मतलब के जो मैं एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की पी टोटल में मेजर करता हूं वो इक्वल नहीं हो, जब हम लोग फॉर्मूला से, रॉस लॉ की फॉर्मूला से वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं, जब दोनों वेपर प्रेशर ये अलग हो, जो एक्सपेरिमेंटली अलग हो और फॉर्मूला से कैलकुलेट की हुई वेपर प्रेशर वो अलग हो, तो उस तरह के हम लोग, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पीछे रीजन क्या है इसको मैं बताता हूं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पीछे जो मेन रीजन है वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या होता है कि ए के बीच, कंपोनेंट ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या होगी? बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी। और ए बी के साथ भी, ए बी के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी इक्वल नहीं होगी। मतलब क्या कहने का है कि हर कंपोनेंट का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी। ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नॉट इक्वल टू बी के बीच और नॉट इक्वल टू ए बी के बीच। तो ये इसका मेन रीजन है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसके अंदर भी दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है इसके अंदर और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं है तो डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी जीरो नहीं होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब कि चेंज ऑफ एंथैल्पी वो भी जीरो नहीं होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह की हो सकती है। जब जीरो नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तो जब ज्यादा होता है, जब हमारी हर की वैल्यू डेल्टा एच मिक्सिंग हुई या डेल्टा वी मिक्सिंग हुई या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, वो ज्यादा होगा या कम होगा, इसी के बेस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स का हो सकता है। पहला जो टाइप्स है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड टाइप्स को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पहले टाइप को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड टाइप को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग
नेगेटिव डेविएशन। अब मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन को बता रहा हूं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं, गौर से समझिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं? मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली, जो मैं लैब में मेजर किया, जो वेपर प्रेशर को मैं लैब में एक्सपेरिमेंटली मेजर किया, उसकी वैल्यू जब ज्यादा हो, उसकी वैल्यू ज्यादा हो, किससे? उस वेपर प्रेशर से जो मैं रॉस लॉ के फॉर्मूला से मेजर करता हूं। मतलब क्या है? वैसा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा जिसकी वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली ज्यादा होगी। किससे? जब हम लोग रॉस लॉ के फॉर्मूला से मेजर करते हैं, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब इसके पीछे भी जो रीजन है, उसको भी आप लोग समझिए। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों हुई? एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की ज्यादा क्यों हुई? इसको समझने के लिए आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। यहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन के बीच, जो ए बी कंपोनेंट है, सॉल्यूशन के बीच जो ए बी कंपोनेंट है, उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होता है? कमजोर होता है, वीक होता है। जो ए बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होता है? कमजोर होता है, वीक होता है। किसके मुकाबले में? ए के मुकाबले में, ए के कंपोनेंट के मुकाबले में, और बी के कंपोनेंट के मुकाबले। कहने का मतलब यह है कि सॉल्यूशन के अंदर जो ए बी कंपोनेंट है, उसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और ए के बीच और बी के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मजबूत है। ठीक है। अब सॉल्यूशन में जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, कमजोर है, इस वजह कर इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है। इसलिए इसकी जो वेपर प्रेशर क्या होगी? हमारी ज्यादा होगी। और कंपोनेंट ए की, कंपोनेंट बी की वेपर प्रेशर क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह कर उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होती है। तो देखिए, रॉस लॉ की ग्राफ तो ये हमारी है, लेकिन रॉस लॉ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ ये हुई। यहां पे देखिएगा जो सॉल्यूशन की पी टोटल है, सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। रॉस लॉ के देखिएगा वेपर प्रेशर ये थी, लेकिन इससे जो है काफी ऊपर है, मतलब सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है वो काफी ज्यादा है। इसके पीछे रीजन मैं बता चुका हूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूशन की है वो काफी वीक है, इस वजह कर इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा हो रही है। अब हम लोग इसके अगले प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इसकी पॉजिटिव होती है। डेल्टा एच मिक्सिंग चेंज ऑफ एंथैल्पी जो होती है इसकी पॉजिटिव होती है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव क्यों होगी। देखिए, यहां पे कंपोनेंट ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है, तो उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लगेगी, और सॉल्यूशन के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर है, तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलेगी? कम निकलेगी। ठीक है। मतलब क्या कहने का है कि कंपोनेंट ए के बीच क्योंकि ये मजबूत है, इसको तोड़ने के लिए मान लीजिए 10 जूल एनर्जी
लग रही है। इसी तरह से बी को भी तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी की पड़ रही है जरूरत। मतलब टोटल जो है हमारी टोटल जो एनर्जी की जरूरत है रिक्वायर्ड है वो 20 जूल की है। कितनी है? 20 जूल की। जबकि सोल्यूशन बन रहा है, इसके अंदर सोल्यूशन बन रहा है तो टोटल 16 जूल ही एनर्जी बाहर निकलती है। मतलब कहने क्या है कि रिक्वायर्ड जो हीट है, हीट की जो जरूरत है बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो ज्यादा है किसके मुकाबले में? जो हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज कितनी हो रही है? 16 जूल हो रही है। जबकि हीट की जरूरत कितनी है? 20 जूल है। ठीक है, तो ज्यादा हीट जो है रिक्वायर्ड है और जो हीट जो निकल रही है वो काफी हमारी कम है। अब हम लोग डेल्टा वी मिक्सिंग को देख लेते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब डेल्टा वी ऑफ द सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो कैसे है। अब देखो, मैं यहां पे बता चुका हूं कि एक बी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्गर है। मतलब कि इसके बीच जो डिस्टेंस है, ए के बीच जो डिस्टेंस है, ए के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या हमारी कम है। इसका मतलब इसकी डिस्टेंस कम है, मतलब कि वॉल्यूम भी कम होगी। भाई डिस्टेंस को ही तो वॉल्यूम बोलते हैं। अगर कि डिस्टेंस कम है ए के बीच तो इसकी वॉल्यूम भी कम होगी। इसी तरह से बी के बीच भी डिस्टेंस कम है तो इसकी वॉल्यूम भी कमी होगी। मान लो कि कंपोनेंट ए की वॉल्यूम 5 ml, इसी तरह से कंपोनेंट बी की वॉल्यूम 5 ml, तो टोटल वॉल्यूम कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट की मिला करके 5 + 5 10 ml हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ए बी है इसकी बीच जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है क्योंकि ये वीकर फोर्स है। ये ए बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर है, इसलिए इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। मान लो ज्यादा है तो 8, मान लो कि 8 ml इसकी वॉल्यूम हुई, सॉल्यूशन की वॉल्यूम 8 ml हो गई। ठीक है, अब चूंकि ए बी जो है ये 2 बनेगा तो टोटल आपकी 16 ml हुई और यहां पे आपकी टोटल कितनी हो गई? 10 ml। तो आप अगर कि डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे, फाइनल की जगह पे 16 और इनिशियल की जगह पे आप 10 रखोगे तो वैल्यू आपकी किसी भी हाल में पॉजिटिव ही आएगी। लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन की कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं ये बता चुका हूं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूशन बनता है उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी जब एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, और जब उसी सॉल्यूशन को रॉस लॉ से मेजर करते हैं तो उसकी वेपर प्रेशर कम जाती है। अब ऐसा क्यों होता है गौर से समझिएगा। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। इसका पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन का। मैं ले रहा हूं इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन। इथाइल अल्कोहल के बीच, इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच जो बॉन्ड बनती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। देखिए इथाइल अल्कोहल के बीच जो बॉन्ड बन रही है, कौन सी बॉन्ड बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। 2 इथाइल अल्कोहल के बीच जो बॉन्ड बनेगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। ठीक है, अब जब आप एसीटोन मिलाएंगे, क्या करेंगे? एसीटोन मिलाएंगे इसके अंदर। जब एसीटोन मिलाएंगे तो एसीटोन करेगा जो इसकी ऑक्सीजन है, एसीटोन की जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को खराब करेगा, तोड़ने का कोशिश करेगा, कमजोर करेगा। कमजोर करने की वजह कर देखिए प्रोडक्ट के साइड में जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है। मतलब कि इसकी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसीटोन ने इस पे जाके अटैक किया, जिस वजह कर जो हाइड्रोजन बॉन्ड था इथाइल अल्कोहल के बीच वो कमजोर हुई। कमजोर होने की वजह कर इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कमजोर होती है, जिस वजह कर इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आप कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। तो दो अब हम लोग सेकंड टाइप्स में आते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। मतलब के वैसा सॉल्यूशन
जहां पे जो एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी वो कम होगी। भाई जो एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर की वैल्यू जो मेजर कर रहे थे लैब में, जब उसकी वैल्यू कम आए, किससे? जब हम लोग रॉस लॉ के फॉर्मूला पे अप्लाई करके कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू लेसर होगी। किससे? जब हम लोग रॉस लॉ के फॉर्मूला पे अप्लाई करके वेपर प्रेशर निकालते हैं। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसके पीछे भी रीजन वही है, वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या होता है, ए बी के बीच, यहां पे जो ए बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यहां पे स्ट्रॉन्गर हो जाता है। क्या होता है, ए बी के बीच जो सॉल्यूशन के बीच जो कंपोनेंट है, उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी के बीच, वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। किसके मुकाबले में? ए के मुकाबले में और बी के मुकाबले में। तो यहां पे जो सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है। जब स्ट्रॉन्गर है तो इसी वजह का तो इसकी वेपर प्रेशर हम लोग जो मेजर किया एक्सपेरिमेंटली वो कम दिखी, जबकि रॉस लॉ के हिसाब से निकाला तो उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा थी। अब इसकी ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि इसकी जो वेपर प्रेशर की वैल्यू थी सॉल्यूशन की वो कम थी, इसलिए इसकी ग्राफ जो आएगी वो डाउन में आएगी, नीचे आएगी। रॉस लॉ ग्राफ ये थी और उससे नीचे, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर जो हमारी थी वो कम थी, इस वजह से इस तरह की इसकी ग्राफ आ रही है। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इसकी नेगेटिव होती है। और नेगेटिव होती है तो क्यों होती है, मतलब चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन वो नेगेटिव होगी। और नेगेटिव होगी तो क्यों होगी, मैं यहां पे बता चुका हूं कि ए बी के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है। ए बी के बीच यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्गर है। किसके मुकाबले में? ए के मुकाबले में और ए बी के मुकाबले में। ठीक है, अब देखिए ए के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारी वो वीक है। तो मान लो उसको तोड़ने में जो एनर्जी की जरूरत है 10 जूल है। मान लो कि 10 जूल उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है, वही सेम एनर्जी बी को तोड़ने में भी लगेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो टोटल जो एनर्जी लगेगी रिएक्टेंट के साइड में वो 10 + 10 20 जूल लगेगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट के साइड में, मतलब सॉल्यूशन के साइड में देखिएगा तो ए बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है। मतलब वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जो निकलेगी वो ऑब्वियस से ज्यादा ही निकलेगी। तो वहां से मान लीजिए 12.5 जूल एक ए बी से निकलती है, तो टोटल जाकर के आपकी 25 जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो कहने का मतलब यह है कि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है और जरूरत कम है। एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है और जरूरत कम है, मतलब केस क्या हमारा है, एक्सोथर्मिक का है। इसलिए यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, मतलब डेल्टा एच लेस देन 0। अब हम लोग देख लेते हैं कि चेंज ऑफ वॉल्यूम भी इसकी नेगेटिव होती है। और नेगेटिव होती है तो क्यों होती है, बिल्कुल सेम रीजन, बिल्कुल सेम रीजन। क्योंकि ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, मतलब कि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। वॉल्यूम क्या हमारा ज्यादा है, सेम वॉल्यूम आपको बी के बीच, लेकिन ए बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है हमारी, कम है। वॉल्यूम क्या होगी हमारी, कम होगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। तो यहां पे रिएक्टेंट के साइड में वॉल्यूम ज्यादा और प्रोडक्ट के साइड में वॉल्यूम कम। इस वजह कर आप कह सकते हैं कि चेंज ऑफ वॉल्यूम यहां पे भी नेगेटिव ही आएगी। अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहां पे अब तक क्या देखा कि सॉल्यूशन के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
वो काफी मजबूत थी, काफी मजबूत होने की वजह कर उसकी वेपर प्रेशर जो हमारी थी वो कम थी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, एग्जाम्पल समझिए। पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, वो ले रहा हूं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की। क्या मैं लिया, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। अब देखिए, जैसे ही एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आप मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देख लीजिए क्या बना आपको है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह कर पहले दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता था जब अलग अलग था तो, लेकिन जैसे ही दोनों मिलता है, जैसे ही दोनों सॉल्यूशन बनाता है तो दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। इसी वजह कर सॉल्यूशन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, इसी वजह कर इसकी वेपर प्रेशर भी कम होती है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, फिनोल और एनिलीन।